सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तीसरा क्वांटम मैकेनिक्स का आज हमारा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर्स में हमने समझ लें कि एक किस्म का हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन किया था कि किस तरह से क्वांटम का सब्जेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल बेसिस अपनी जो है वो कायम करता है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस के बारे में तो आप जानते हैं कि वो सारे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनको एक्सप्लेन कर रहे थे साइंटिस्ट। मिसाल के तौर पर प्लांक जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था उसको एक्सप्लेन कर रहा था, और आइंस्टाइन जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बात कर रहा था, उसको एक्सप्लेन किया उसने। हाइजेनबर्ग को कल हमने देखा। हाइजेनबर्ग ने जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो थे हाइड्रोजन के, उनको यानी जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट तो रेडिएशन एमिट होती हैं, फोटॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। तो उस ट्रांजिशन का जो समझ लें कि एम्पलीट्यूड है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, वो कैलकुलेटर्स ने किया यूजिंग मैट्रिक्स मैकेनिक्स। ऑफ कोर्स नॉट यूजिंग मैट्रिक्स मैकेनिक्स, यूजिंग फोरियर एनालिसिस। लेकिन फोरियर एनालिसिस के अंदर उसने ख़ास तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाए, जिनको बाद में बॉर्न ने फिज़िकल इंटरप्रिटेशन दी। और उसका हमने थोड़ा सा देख भी लिया था कि अगर किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करना है तो वो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, और अगर उसके ऊपर मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट के लिए आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। और उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ लाजमी हैं। मिसाल के तौर पर वो जो मेजरिंग मैट्रिक्स होगा, जो यानी समझ लें कि ऑपरेटर के तौर पे काम करेगा, इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इट शुड बी डायगोनल, इट शुड बी हर्मिशन वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें हमने की हुई हैं। फिर मैंने आपसे कहा था कि हम चूँकि हिस्टोरिकली चल रहे हैं तो हर लेक्चर में हम शुरू से जब जो भी टॉपिक शुरू करेंगे तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं होगा कि हम उसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर से ये फिज़िक्स निकल रही है। तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स 1925 में हाइजेनबर्ग का काम था। उसके बाद अगला काम जो है वो 1925 और 6 ही बनता है, लेकिन उसका पेपर चूंकि 1926 में आया था तो उसको श्रोडिंगर पेपर पिक्चर भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको वेव मैकेनिक्स का टाइटल देता हूँ आज के लेक्चर को। तो कल हमने किया था मैट्रिक्स मैकेनिक्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज वेव मैकेनिक्स। वेव्स के बारे में एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, मसलन वेव पार्टिकल डुअलिटी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दे आर स्प्रेड इन स्पेस। मतलब वेव कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक पॉइंट के ऊपर लोकलाइज हो जाए, यानी किसी पानी किसी जगह पे मौजूद है और आप उसके अंदर पत्थर फेंकते हैं और उसके अंदर लहरें बनती हैं, तो आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि यहाँ पे लहर है, यानी इस चीज़ को लहर कहते हैं। नहीं, वो सारा पैटर्न जो ओवरऑल आपको पिक्चर नज़र आ रही होती है दैट इज़ वेव, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि वेव्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लोकलाइज नहीं होती, यानी वेव्स जो होती हैं आर डीलोकलाइज्ड इन स्पेस। स्प्रेड होता है उनका, ठीक है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि वो स्प्रेड होता है, स्पेस में फैली होती हैं। और किसी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? वेवलेंथ, ठीक है। लेकिन वेवलेंथ भी आपको पता है पीरियोडिक वेव्स की प्रॉपर्टी है। अगर एक रैंडम वेव है जो कि पीरियोडिक नहीं है तो उसके अंदर वेवलेंथ को आप डिफाइन नहीं कर पाते। सो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये वो चीज़ें हैं जो जिनसे आप वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं। सम टाइम न्यू इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, एफ भी इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। एंड यू नो दिस, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है या 2 पाई एफ होता है। अच्छा, और वेव की क्या प्रॉपर्टी होती है? वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं? फंक्शंस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स टी एक फंक्शन बना लूं जो कि वन डायमेंशन
वन डायमेंशनल वेव को रिप्रेजेंट करेगा, क्यों वन डायमेंशन का मुझे पता चल रहा है यहाँ x है, ठीक है। तो इसकी अगर इस फंक्शन को मैं चाहता हूँ कि ये किसी वेव को डिस्क्राइब करे तो उसकी बहुत सी पॉसिबल फॉर्म्स हैं। मसलन मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ kx माइनस ओमेगा टी, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, इसकी और पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ये भी एक वेव पैटर्न दे देगी। एक और ये पैटर्न भी हो सकता है, वन डायमेंशन की बात हो रही है। ये सारी वेव्स को डिस्क्राइब करने के तरीके हैं कि आपने एक फंक्शन लिया है इन वन डायमेंशन x एंड ऑफ कोर्स टाइम डिपेंडेंस भी उसके अंदर है। तो ये फंक्शन जो है इसको अगर इस तरह से लिखा जाए तो ये वेव देगा। आप बहुत आसानी के साथ इसको ड्रा कर सकते हैं मैथमेटिका के अंदर, या फिर आप पेज के ऊपर भी कुछ पॉइंट्स लेके अगर आप देखें तो इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये ख़ास किस्म की वेव्स हैं, ये कोसाइन वेव है, ये साइन वेव है, ठीक है, इनके नाम भी हैं, ठीक है। तो इसको कोसाइन वेव सम टाइम कहते हैं, इसको साइन वेव कहते हैं, साइन वेव या साइनोसाइडल भी कहते हैं, और इसको प्लेन वेव कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक प्लेन के अंदर ये कन्फाइंड रहती है, उस प्लेन से बाहर नहीं निकलती। तो ये चीज़ें भी आपको पहले से मालूम है। अच्छा, कुछ मशहूर वेव्स आपने देखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखी हुई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके बारे में आप EMT में पढ़ते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना है तो आप उसको इस तरह से लिखते हैं, बल्कि चलो ठीक है, मैं एक दफ़ा पूरा लिख लेते हैं इसको। इसमें ऑफ कोर्स मैंने 3 डायमेंशंस ली हैं, इस वजह से यहाँ पे kx नहीं आया, k डॉट आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। इसको आप ओपन करें तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं ना, ई कॉज ऑफ दिस फैक्टर k डॉट आर माइनस ओमेगा टी और प्लस एओटा की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से आप लिख सकते हैं ई नॉट साइन k डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है दैट इज़ नॉट फिजिकल। आप जो मेजर कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेजरेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मॉड कह लें, मैग्नीट्यूड, वो बेसिकली रियल पार्ट ही होता है इसका, वो रियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका, जिसको आप किस तरह से लिखते हैं, जस्ट ई नॉट कॉज k डॉट आर माइनस ओमेगा टी। बहरहाल व्हाटएवर, EMT हमारा नहीं है सिलेबस। तो ये है, इसी तरह आप मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वेव इक्वेशन का आपको कॉन्सेप्ट होगा, these are different types of functions, you can draw them in on your page and you can see the shape. For example, इस फंक्शन में को अगर आप ड्रा करते हैं टाइम और f के लिहाज से, यहाँ पे आप, अभी मैंने इसमें टाइम डिपेंडेंस भी ली हुई है टू मेक इट सिंपल, आप जस्ट टाइम के साथ इसकी देख लें वेरिएशन। तो कोसाइन वेव जो है फॉर एग्जांपल वो इस तरह से जाएगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक मेरे ख्याल चीज़ें हैं। साइन वेव जो है इसको अगर आप ड्रा करें तो ये इस तरह से जाएगी, ठीक है। गलत कर दिया ना मैंने, हाँ उलट कर दिया, मुझे याद आ गया। तो ये कॉस थीटा का फंक्शन होता है, ये साइन थीटा का होता है। तो ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो पहली है, बाकी तो जस्ट मैं आपको रिवाइज करने के लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ जाना है आहिस्ता आहिस्ता, इस वजह से। लेकिन असल चीज़ ये वाली है कि वेव्स आर डी लोकलाइज्ड इन स्पेस। स्पेस के अंदर किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप लोकलाइज नहीं कर सकते वेव को। ऐसा नहीं कह सकते कि ये यहाँ एक पॉइंट के ऊपर वेव है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये पॉइंट जो है इसको आपको पता है ये क्रस्ट होता है, ठीक है। तो क्रस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ अ वेव, इट इज़ नॉट अ वेव इटसेल्फ। तो एक पॉइंट को आप वेव नहीं कह सकते, यू नीड मोर देन वन पॉइंट
to describe a wave. तो whenever you deviate from one point to another point, you are spreading out in space. आप स्पेस के अंदर स्प्रेड कर रहे होते हैं. तो मेरा ख्याल काफ़ी है इतना वेव्स के बारे में. दूसरी चीज़ है पार्टिकल्स के बारे में. जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लोकलाइज्ड इन स्पेस. आप उनको लोकलाइज कर सकते हैं. ये भी मैं क्लासिकली बात कर रहा हूँ, मैं क्वांटम की तरफ नहीं हम गए. मतलब मैं ये मार्कर है ना, तो मैं ये एक ख़ास पॉइंट यहाँ पर लगा के मैं बता सकता हूँ कि ये यहाँ पर मौजूद है. ठीक है, तो एक ख़ास मार्कर तो बड़ी चीज़ है. पार्टिकल तो ज़ीरो साइज ऑब्जेक्ट्स होते हैं आइडियली, बट यू कैन लोकलाइज दैम इन स्पेस. आप फिक्स पोजीशन बता सकते हैं कि ये इस जगह पे मौजूद है, उसकी डायमेंशन बता सकते हैं उसकी. फिर उसके बाद इसकी जो करैक्टरिस्टिक चीज़ें होती हैं वो क्या होता है. पार्टिकल मास कैरी करते हैं, इनका मोमेंटम होता है. ठीक है, अगर वो मूविंग पार्टिकल्स हैं तो उनका मोमेंटम होता है mv फॉर एग्जांपल. अगर 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है तो वेक्टर डाल दें. ठीक है, तो पार्टिकल्स में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं. एनर्जी भी होती है ऑफ कोर्स. एनर्जी तो वेव में भी होती है और पार्टिकल में भी होती है, इसीलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा. लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं. ठीक है, मोमेंटम होता है, मास होता है पार्टिकल का. अब ये है जो क्लासिकली हमें चीज़ें पता हैं. अब क्वांटम की जब इब्तिदा हो रही थी तो उस वक़्त आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे. पहले ये एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ था, मतलब इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ. एक कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो वेव नेचर बताते हैं लाइट की. कुछ एक्सपेरिमेंट जो हैं वो डिस्क्रीट नेचर बताते हैं या पार्टिकल नेचर बताते हैं. ठीक है, तो मसलन वेव्स की प्रॉपर्टी है कि ये इंटरफेरेंस करती हैं, डायफ्रैक्शन भी करती हैं, पोलराइजेशन भी करती हैं. यू नो दिस. पार्टिकल्स इंटरफेरेंस नहीं करते. ठीक है, पार्टिकल्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स अगर होती है तो उसको आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देख लेते हैं. मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, जस्ट आप देख लेंगे. यहाँ पर अगर एक इस तरह से वेव जा रही है और एक इस तरह से जा रही है, इस पॉइंट के ऊपर या दोनों के क्रस्ट मिलेंगे या क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे. ठीक है, अगर दोनों के क्रस्ट या दोनों के ट्रफ मिल रहे हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और आप कहेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. और अगर वो उलट होके मिल रहे हैं, एक का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, तो फिर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. तो अल्टीमेटली जो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा वो समझ लें कि इस तरह का पैटर्न होगा कि जिसके अंदर मैं जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ ना, ये जस्ट पिक्चर्स हैं, मतलब ये क्या उसे कहते हैं, कार्टून्स हैं. दे आर नॉट ओरिजिनल डाटा, बल्कि ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले तो करते ही ये काम है. सैंपल लिया और उसकी वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की और वो देखा कि उसके अंदर ट्रांजिशंस किस तरह हो रही होती हैं, जिस तरह हाइड्रोजन के अंदर आप देखते हैं. लेकिन बहरहाल यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए है कि मसलन ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है. ठीक है, जिसका मतलब यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. तो यहाँ ब्राइट बन रहा है, यहाँ डार्क बन रहा है, यहाँ ब्राइट बन रहा है, यहाँ डार्क बन रहा है. तो इस तरह का एक पैटर्न आपको मिल जाता है इंटरफेरेंस के अंदर. लेकिन अगर सेम एक्सपेरिमेंट जो है वो आप पार्टिकल्स के साथ करें तो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि मसलन पार्टिकल्स हैं, गन्स लगी हुई हैं और वो फायर कर रहे हैं, जो जस्ट लाइक मतलब वो बॉल्स जिस तरह फायर है, छोटी छोटी बॉल्स हैं उनको फायर कर रहे हैं, उस तरह से आप समझ लें. तो वो अगर इनके अंदर से यानी फायर किए जाएं मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर, आप कहीं भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि एक जगह करें. तो इसके नतीजे में आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो ये होगा कि रैंडम डायरेक्शंस के अंदर सारी जा रही हैं, तो यू विल गेट मतलब इस तरह की चीज़ें आप करेंगे. नॉर्मली इसको डिस्क्राइब करने के लिए लोग जस्ट 2 पॉइंट्स लगा लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर नहीं करना तो. ठीक है, तो एक आसान तरीका ये है कि जस्ट आप यहाँ से एक दफ़ा
एक को कर लें और एक को यहाँ से कर लें फायर पार्टिकल्स को, तो यहाँ पे ये स्क्रीन है, तो रिज़ल्ट आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा, विच इज़ ऑफ कोर्स डिफरेंट दैन दिस, ठीक है। जस्ट आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मसलन एक गेंद है उसके ऊपर कलर लगा के अगर बोर्ड पे मारें तो यहाँ पे वो आपको जस्ट एक जगह पे आपको वो लोकलाइज मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक गेंद को आप यूं करेंगे तो वो ऐसे फैल जाए और वो एक पैटर्न दे दे, ऐसा नहीं आप फील करते, कभी भी नहीं देखा हमने क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर। तो ये क्लासिकल पिक्चर है। अब होता ये है कि यही एक्सपेरिमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया जाता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे दे वर नॉट इलेक्ट्रॉन्स, मैं कह रहा था कि वो क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स थे, बॉल्स वगैरह थी। लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट आप इलेक्ट्रॉन के साथ करते हैं तो फिर आपको इन दोनों का फिनोमिना जो है वो उसमें पहचान नहीं होती कि कौन सा फिनोमिना होगा। मसलन आप इलेक्ट्रॉन्स को फायर करते हैं यहाँ पर, और बजाय इसके कि आप ये पैटर्न हासिल करें, आप अगेन ये वाला पैटर्न हासिल करते हैं। इस पार्टिकल के लिए भी इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इस तरह का आता है, जबकि हमने पहले ये कहा है कि ये वेव्स का रिजल्ट होता है। तो यहाँ से फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होती है वो ये कि पार्टिकल्स कैन नॉट इंटरफेयर, waves can interfere, but if particles are interfering with themselves, so how they are interfering? This was the question जिसकी बुनियाद के ऊपर समझ लें कि आप क्वांटम थ्योरी जो है वो डेवलप हो रही थी। हाँ जी जी। नहीं, वो लाइट के पार्टिकल्स जो रोशनदान से आने वाली रोशनी के अंदर आपको ज़र्रे नज़र आ रहे हैं ना, वो इस फिज़ा के अंदर जो एयर पार्टिकल्स समझ लें वो होते हैं। वो पार्टिकल्स लाइट के नहीं हैं, दैट इज़ नॉट लाइट, ठीक है ना। ये ऐसे ही है कि मैं यहाँ से रेड लाइट या एक येलो लाइट भेज रहा हूँ और आगे आपने रेड फिल्टर लगा दिया तो आपको कौन सी लाइट नज़र आएगी? तो इसमें लाइट का कसूर नहीं है कि वो रेड है, उस फिल्टर की वजह से है ना। तो ऐसे ही एयर पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर आउट करते हैं लाइट को। नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि दैट इज़ नॉट क्वांटम एक्सपेरिमेंट, मतलब वो तो एक क्लासिकल चीज़ है कि आपके एयर पार्टिकल्स हैं, उनके साथ लाइट आती है और वो स्ट्राइक करती है और हमें वो नज़र आती है। उसमें हम लाइट की वेव नेचर या उसकी पार्टिकल नेचर की बात नहीं करते। वो यार उसमें ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स हम ले लेते हैं कि वो एक रे ऑफ लाइट है, वो आई है और स्ट्राइक की है, तो इस तरह से, ठीक है। ये असल में ये न्यूटन जो है ना वो इसको भी इसी तरह से एक्सप्लेन करता था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी, कि वो पार्टिकल्स हैं जो आके स्ट्राइक करते हैं और हम तक पहुंचते हैं। लाइट के पार्टिकल्स हैं, वो एयर के पार्टिकल से स्कैटरिंग करके हम तक पहुंचते हैं। तो वो इस तरह से ही सोचता था। लेकिन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने बताया कि वो तो इंटरफेरेंस करता है और इंटरफेरेंस पार्टिकल्स तो नहीं करते। तो यंग का एक्सपेरिमेंट ये कह रहा था कि लाइट वेव है, ठीक है, लेकिन अब जो हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखा है उसमें पार्टिकल्स भी जो हैं वो वेव नेचर रख सकते हैं। अभी मैं कहानी की एक साइड ही बयान कर रहा हूँ कि पार्टिकल्स वेव नेचर रखते हैं, ठीक है। सिमिलरली वेव्स भी पार्टिकल नेचर रखती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसमें आप ये देखते हैं कि जो लाइट है ना वो स्कैटरिंग वाकई करती है और उसमें पार्टिकल नेचर नज़र आती है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ से ये हो रहा है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स, जी सर, एक चीज़ ऐड जस्ट करनी थी कि वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से अगर आप इसको रिलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन है कि वो हाँ स्लिट्स नैरो, हाँ बिल्कुल, ये स्लिट के ऊपर कंडीशन है, ठीक है। ये स्लिट की जो डी जो है और इसका जो वेवलेंथ है दे शुड बी कंपेरेबल, नैरो स्लिट्स होनी चाहिए। तो इसलिए ऑर्डिनरी लाइफ में आप ये इंटरफेरेंस देखते भी नहीं हैं उस तरह से कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लेकिन वो ऑयल फिल्म वाली एग्जांपल है कि सो बबल के अंदर आपको इंटरफेरेंस नज़र आ जाती है। तो उससे ये साबित होता है कि लाइट वेव है, लेकिन फिर कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह वो एक्सप्लेन नहीं होते। तो उनके लिए हमें कहना पड़ता है कि लाइट पार्टिकल है, तो पार्टिकल को वेव और वेव को पार्टिकल कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो
क्या क्या कह लें उसको, इसकी तस्वीर बना लें आप स्लाइड 1 में। ये जो दोहरापन है ना नेचर के अंदर, कि जो जिसको वेव कहते थे वो पार्टिकल बनकर दिखा रही थी, और जिसको पार्टिकल कहते थे वो वेव बनकर दिखा रहा था। तो ये रियलिटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि फिर रियलिटी में क्या है, रियलिटी में चीज़ें वेव्स हैं या पार्टिकल्स हैं। मतलब जिनको पार्टिकल्स कहते थे वो वेव लाइक फिनोमिना कर रहे हैं, और जिनको वेव कहते थे वो पार्टिकल लाइक फिनोमिना कर रहे हैं। तो असल में नेचर में वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है। तो दैट वाज द कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कंसेप्चुअल कॉन्ट्राडिक्शन है, नेचर की कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। नेचर ने तो आपको दोनों तरह के एक्सपेरिमेंट्स, दोनों तरह के फिनोमिना बता दिए। तो अब इसका मतलब ये है कि हम नेचर को सही तरह से नहीं समझे। हमने जो लॉजिक डेवलप की हुई है ना, जो एरिस्टोटल के दौर से चली आ रही है, उस लॉजिक का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। ये एरिस्टोटल का काम है, जस्ट थोड़ा सा हिस्टोरिकल टच देने के लिए कि यहाँ मसला क्यों हमें आता है। तो एरिस्टोटल ने लॉजिक दी है, और उस लॉजिक के 3 लॉज हैं। लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एक है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ये फिलॉसफी का कोर्स शुरू हो गया मुझे लगता है, लेकिन चलें थोड़ा सा समझाने के लिए ये ज़रूरी है। हाँ, फिजिक्स इज नेचुरल फिलॉसफी, यस। लॉ ऑफ आइडेंटिटी है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल है, ठीक है। ये एमए फिलॉसफी की क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और तीसरा है लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, अदम तज़ाद का कानून। तो लॉ ऑफ, अब मैं इनको जस्ट समझाने के लिए ना, चूंकि आप लोगों ने मैथ पढ़ा हुआ है ना, तो मैथ जो है वो सारे का सारा लॉजिक के ऊपर बेस करता है, ठीक है ना। मैथ इज बेस्ड ऑन लॉजिक। हाउ 2 3 के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। 2 किसके बराबर हो सकता है? 2 के बराबर हो। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी है। अ थिंग इज ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, दिस इज फर्स्ट लॉ। ये न्यूटन के 3 लॉज नहीं है, ये लॉजिक के 3 लॉज हैं एरिस्टोटल के। सेकंड है लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, वो ये है, ए अगर बी के बराबर है और बी अगर सी के बराबर है, तो ए किसके बराबर है? इस इक्वेशन में बी है, नहीं है ना, तो मिडल वाला क्या हो गया? एक्सक्लूड हो गया। तो ये लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल है। ये जिस तरह मैं समझा रहा हूँ, ये एरिस्टोटल ने ऐसे नहीं किया हुआ, वो एक डिफरेंट तरीक़ेकार है। हम चूँकि मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं, तो वो मैथमेटिक्स में उस लॉजिक का इजहार ज़्यादा होता है। और ये है फिर लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। इसको समझाने के लिए मैथमेटिक्स से एग्जांपल मुश्किल है, रियल लाइफ में एग्जांपल ज़्यादा होती हैं। सो मसलन आप कह सकते हैं कि जो ब्लैक है दैट इज़ ऑपोजिट ऑफ वाइट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इफ़ ए इज़ ब्लैक और मैं फिर कहूँ ए इज़ वाइट, तो ये गलत है, दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो या चीज़ ब्लैक हो सकती है या फिर क्या हो सकती है? वाइट हो सकती है। अगर वो चीज़ ब्लैक मैंने कह दिया है तो वही चीज़ दूसरी तरह एक और भी तरीका है कि इफ़ ए इज़ ट्रू एंड मैं कहता हूँ ए इज़ फॉल्स, तो ये भी क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। एक ही चीज़ ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकती। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसको हम कहते हैं नॉन कॉन्ट्राडिक्शन। मीन्स कि कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पाई जाती नेचर के अंदर। एक चीज़ की जो प्रॉपर्टी है जिससे वो डिफ़ाइन होती है, वही चीज़ किसी और तरह से आप डिफ़ाइन नहीं कर पा सकते। वो प्रॉपर्टी जिस चीज़ के साथ अटैच हो जाती है वही वो, मसलन ट्रू की प्रॉपर्टी ए से अटैच हो गई है तो फॉल्स की प्रॉपर्टी अब ए से अटैच नहीं हो सकती। तो अब इसी का एक अगला पहलू है कि अगर ए पार्टिकल है और फिर मैं कहता हूँ ए क्या है? वेव है, तो ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। सो लॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर दी थी क्वांटम मैकेनिक्स ने। सो क्वांटम मैकेनिक्स ने सिर्फ हमें
तजर्बाती सतह के ऊपर परेशान नहीं किया कि हम वो चीज़ें ऑब्जर्व करते थे तो हमें लगता था, नहीं, उसने पूरी जो अरिस्टोटल की लॉजिक जिसकी बुनियाद के ऊपर पिछला 2000 साल इंसानी इल्म खड़ा हुआ है उसको चैलेंज कर दिया है। तो अब जो शख्स वाकई इल्म हासिल करता आ रहा है और उस चीज़ों को समझना चाहता है वो इसको क्या करेगा? अगर वो वाकई एक लॉजिशियन है, फ़िलासफ़र है, तो वो क्या करेगा? वो इस कॉन्ट्राडिक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा ना। तो श्रोडिंगर ने भी यही किया है और उसके लिए उसने वेव मैकेनिक्स डेवलप की है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है। तो उसने कहा कि यार चीज़ें ना ब्लैक एंड वाइट में लाजमी नहीं है कि सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में ही हों, कुछ ग्रे एरियाज भी होते हैं जिनमें ब्लैक और वाइट का मिक्सचर होता है। ना आप उनको ब्लैक कह सकते हैं ना उनको वाइट कह सकते हैं। तो क्यों ना कोई ग्रे एरिया तलाश किया जाए इस लॉजिक के अंदर, और यह कहा जाए कि अरिस्टोटल की जो लॉजिक थी वो 2000 साल पुरानी है, तो वो कोई मतलब अकीदा तो नहीं है ना कि वो दुरुस्त ही होनी चाहिए। तो हम उसको थोड़ा मॉडिफाई करके कहते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं जो एट अ टाइम ब्लैक भी हो सकती हैं और वाइट भी हो सकती हैं, लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन के अंदर आप उसको स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे वो कौन सा अपना फिनोमिना देगी, दैट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द सिचुएशन। ठीक है। तो सिचुएशन है वो उसको ब्लैक भी दिखा सकती है और सिचुएशन है वो उसको वाइट भी दिखा सकती है। तो ये ग्रे एरियाज हैं, ये ज़िंदगी में भी आप ये चीज़ें फील करते हैं झूठ और सच के हवाले से। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन कभी कभार झूठ किसी की ज़िंदगी बचा रहा हो, है ना ग्रे एरिया, है ना। मतलब ऐसी आपको कंडीशंस मिल जाती हैं रियल लाइफ के अंदर कि जहाँ पे चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, ग्रे एरियाज में भी होती हैं। ठीक है। लॉजिशियन का ये मसला है और ये मैथमेटिशियंस का भी मसला होता है कि वो मतलब 1-0 ही है। ठीक है। 9 बजे क्लास है तो 9 बजे ही होनी चाहिए, ये लॉजिक है, लेकिन स्टूडेंट्स 10 मिनट लेट भी आ जाते हैं, ये ग्रे एरिया है। तो अगर टीचर बिल्कुल लॉजिशियन बन के सोचेगा ना तो उसको वो कॉन्ट्राडिक्शन हजम नहीं होगी, लेकिन अगर वो थोड़ा सा रियलिटी को देखे तो उसमें ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं होती, ग्रे एरियाज होते हैं। तो समझ लें कि श्रोडिंगर ने भी ऐसा ग्रे एरिया तलाश कर लिया है। उसने कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जिसमें से मैं वेव नेचर भी निकालूं और जिसमें से मैं पार्टिकल नेचर भी निकालूं, वो चीज़ उन दोनों को डिस्क्राइब कर रही हो। ठीक है। तो उसने यहाँ पर एक आइडिया दिया वेव फंक्शन का। सो आप कह लें कि इसीलिए कहा जाता है कि वेव फंक्शन कहीं से डिराइव नहीं किया गया, श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहीं से डिराइव नहीं की गई, ये लॉजिकल स्टेप था जो उसने इस लॉजिक से को एक्सटेंड किया है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं जिनके अंदर आप पार्टिकल नेचर भी देख सकते हैं और वेव नेचर भी दे सकते हैं, और वो जो चीज़ होगी दैट विल डिस्क्राइब द रियलिटी एज इट इज। ठीक है। और उसके अंदर फिर आपको कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं नजर आएगी, वो कॉन्ट्राडिक्शन आप खत्म कर लेंगे। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, दैट वाज गिवन बाय श्रोडिंगर। और चूंकि ये वेव फंक्शन है तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ वेव्स की प्रॉपर्टीज और उनकी फॉर्म्स जो हैं वो दिखा दी थी। अब वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी एक तो ये है कि वेव फंक्शन होता क्या है, और दूसरा ये कि ये इवॉल्व कैसे करता है। ठीक है। और तीसरा ये कि ये कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे ख़त्म करता है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारा आज का टॉपिक भी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको ख़त्म करूँ। आधा घंटा मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, तो इसको मैं ज़रा ख़त्म करना चाहता हूँ, अगर बना लें तो। हाँ हाँ हाँ, ये श्रोडिंगर का ग्रेट आइडिया यही है कि ये एक चीज़ वो बनाएगा जिसमें आपको पार्टिकल भी नज़र आएगा और वेव भी नज़र आएगी। नज़र नहीं आएगी मतलब समझ आएगी, नज़र आना और चीज़ है। चले ट्राई करते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं कुछ ना कुछ उसकी जो मतलब मेरा एक मकसद ये भी है इस कोर्स का कि आपको पता चले कि साइंटिस्ट सोचते कैसे हैं, हाउ डू दे थिंक, हाउ डू दे मेक थ्योरीज। ठीक है ना, सिर्फ उनकी बनी बनाई थ्योरियों को रट्टा मारना ही तो मकसद नहीं है ना। वो तो किताबें भरी पड़ी हैं और मैं शुरू हो जाऊंगा अलग से लेके ये तक।
उसका फ़ायदा नहीं है। तो दैट इज़ वाई मैं इसको एक लॉजिकल टच देना चाह रहा था। तो जो समझ लें कि हमारा टॉपिक है आज का, ये अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो ये जेटली की बुक के अंदर दिया भी हुआ है, पूरा टॉपिक है। जेटली की बुक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी थी, तो उसका 1.8 सेक्शन है, उसको आप देख लीजिएगा। 1.8 है या 7 है, ये मुझे याद नहीं है, 1.8 शायद बनता है। तो वेव पैकेट का पूरा टॉपिक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा लंबी डिटेल्स लिखी हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू दैट। हम थोड़ा सा जस्ट उसका ओवरव्यू ही करेंगे। तो वेव पैकेट की पहले डेफिनेशन सिंपल सी लिख लेते हैं कि किस तरह से वेव पैकेट डिफाइन होता है। अब ये डेफिनेशन में ही आपको पता चल जाएगा कि उसने किस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन ख़त्म की है। ए लोकलाइज्ड वेव फंक्शन is called a wave packet। उसको क्या कहते हैं? वेव पैकेट कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव पैकेट। जी समझ आ रहा है इसमें क्या हुआ है? कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गई है डेफिनेशन में। वैसे बाद में इसको विजुअलाइज करने के लिए मैं ड्राइंग भी कर लूंगा। वेव तो डीलोकलाइज होती है, तो उसके साथ उसने क्या प्रॉपर्टी अटैच कर दी? लोकलाइज। तो एक डीलोकलाइज चीज को लोकलाइज करके जो चीज बनती है दैट इज वेव पैकेट। तो इसका मतलब वेव पैकेट के अंदर बाय डेफिनेशन लोकलाइजेशन भी नजर आएगी और डीलोकलाइजेशन, मीन पार्टिकल नेचर भी नजर आएगी और वेव नेचर भी नजर आएगी। लेट्स विजुअलाइज दिस। बल्कि उससे पहले थोड़ा सा मैंने आपको जो कल मैट्रिक्स मैकेनिक्स करवाई थी, अगर आपको उसके सारे स्टेप्स याद हैं, तो चूंकि मैंने वो करस्पॉन्डेंस भी तो दिखानी है ना कि किस किस तरह हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर एक ही बात कर रहे थे। तो मैट्रिक्स मैकेनिक्स कल वाला लेक्चर जब हमारा शुरू हुआ था, तो वो कहाँ से शुरू हुआ था? पहली चीज जो मैंने लिखी थी वो क्या थी? पहली चीज कल हमने क्या कहाँ से शुरू किया था? एनीवन इधर? हाँ, उसके लिए हमने मैथमेटिकली क्या चीज ली थी? देख के बता दें कहाँ से कल स्टार्ट किया। मुझे लगता जाके पढ़ा ही नहीं है। फोरियर सीरीज। तो आप फोरियर सम लिखते हैं बहुत सी टर्म्स का, और उससे आप एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, और वहीं से सारी मैट्रिक्स मैकेनिक्स स्टार्ट हुई थी। तो आज भी श्रोडिंगर भी यही करने लगा है, वो भी स्टार्ट करेगा फोरियर सम से। लेकिन वो जिस चीज को सम करेगा वो किसी पार्टिकल की स्टेट्स नहीं है, वो वेव्स हैं। ठीक है, वो ये कहता है कि आप अभी फर्ज करें कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, इधर को जा रहा है। अभी ये मैं नहीं कह रहा कि ये पार्टिकल कौन सा है। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पार्टिकल है और वो वी एक्स वेलोसिटी के साथ लेट से मूव कर रहा है। तो इस पार्टिकल को मैं अब यहाँ पर एक और पिक्चर बनाना चाहता हूँ जिसमें ये पार्टिकल जो है वो एक वेव पैकेट के तौर पे मुझे नज़र आए, क्योंकि मुझे पता है क्वांटम मैकेनिकली ये मैंने सही नहीं बनाया, ये तो लोकलाइज है ना, ये तो जस्ट पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, इसके अंदर वेव नेचर नज़र नहीं आ रही। तो मैं इसको यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहता हूँ जो कि वेव पैकेट होगा, जिसमें मुझे सिर्फ पार्टिकल नेचर ही नहीं बल्कि वेव नेचर भी नज़र आएगी। तो इसको विजुअलाइज करना है मैंने, समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे फोरियर सम ऑफ प्लेन वेव्स। प्लेन वेव्स भी ले सकते हैं, कोई भी वेव ले सकते हैं। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है वो ये है, मतलब ये टेक्निक समझ लें, ये कौन सी, मैं इसको टेक्निक ही कहता हूं। वैसे टेक्निक क्या है? टेक्निक क्या है? टेक्निक है टेक प्लेन वेव्स। अगेन मैं कह रहा हूं प्लेन वेव्स लाजमी नहीं है, किसी भी तरह का वेव फंक्शन वेव ले सकते हैं, वेव फंक्शन आप। टेक प्लेन वेव्स एंड सुपर इम्पोज देम
onto each other. ठीक है, such that they interfere कंस्ट्रक्टिवली। ये टेक्निक है सारी, अभी समझ आ जाएगी कि मैंने क्या लिखा है। इन अ सर्टन रीजन, सर्टन या स्पेसिफिक रीजन, एंड डिस्ट्रक्टिवली अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब, अदरवाइज किसके लिए? इस सर्टन रीजन के लिए। ये है टेक्निक कि प्लेन वेव्स लें और उनको सुपर इम्पोज करवाएं, उनकी सुपरपोजिशन करवाएं। सुपरपोजिशन तो पता है ना आपको, कि मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक मतलब ये वेव है और इसका एम्पलीट्यूड मैं लेता हूँ y1, और एक मेरे पास ये वेव है और इसका मैं एम्पलीट्यूड लेता हूँ, इसका मैं एम्पलीट्यूड लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक y2, तो इन दोनों को जब मैं सुपर इम्पोज करूँगा तो फाइनली मुझे इस तरह की जो वेव मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड होगा y, एंड दैट y विल बी इक्वल टू लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू एम्पलीट्यूड्स। सिंपल, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो यही काम अब हम करने लगे हैं। यहाँ पे 2 ली थी, यहाँ पे हम बहुत सारी लेंगे, इन्फिनिट बल के लेंगे, समझ लें। ठीक है, तो ये काम करना है। साए जो है ना, ये समझ लें, वो जो शुरू में मैंने f of x t लिखा था उसको साए कहता है। साए का उसने सिंबल इस्तेमाल किया था श्रोडिंगर ने, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स जस्ट अ फंक्शन। एंड यहाँ पर ये जो मैं फार्मूला अब लिख रहा हूँ ना, ये फोरियर सीरीज है, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं इसको। फाई ऑफ के ई पावर, ये वही वेव है, माइनस ओमेगा टी और डी के। इंटीग्रेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। कंटिन्यूस वेरिएबल यहाँ पर कौन सा है? कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा किसको लिया हुआ है? जिसके ऊपर इंटीग्रेशन होती है, ठीक है ना। तो के ऊपर मैंने सम किया है। बेसिकली इंटीग्रेशन इज जस्ट अ सम, जिसके अंदर आपका जो वेरिएबल है वो कंटिन्यूस वैल्यूज लेता है। और वेव जो है वो कंटिन्यूस फिनोमेना ही होता है। मतलब वेव ऐसा नहीं होता कि पानी यहाँ से ऊपर गया और फिर थोड़ी देर बाद वो यहाँ से ऊपर गया और दरमियान में वो कहीं भी नहीं था, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी भी है। सो दिस इज वेव पैकेट, ये वेव पैकेट है। अब इसको समझना है कि ये क्या किया हमने। ये बेसिकली बहुत सी प्लेन वेव्स हैं। ये चीज़ अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख के दिखाई थी आपको, ई नॉट ई पावर एयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो उसमें जो ई नॉट था वो क्या था? एम्पलीट्यूड था, ठीक है। तो ये वही चीज़ है ना कि सम नंबर मल्टीप्लाई बाय ई पावर एयोटा के एक्स माइनस। तो दिस इज अ प्लेन वेव, यू नो दिस। और उसमें ये वाला जो ये वाली जो चीज़ है ये फिर क्या होगी? ये एम्पलीट्यूड होगा। तो अगर एक वेव है और उसका एम्पलीट्यूड फाई के है या फाई के 1 कह लें, फिर एक दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड फाई के 2 है, तीसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड फाई के 3 है। तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि मैं उन सबको क्या कर रहा हूँ? सम कर रहा हूँ। तो उन सब के एम्पलीट्यूड्स भी जमा होंगे और पूरी जो वेव है वो सम अप होगी। तो अब इसको विजुअलाइज करवाना है, उससे पहले इसको समझाना चाह रहा हूँ। और अगेन ये कार्टून्स हैं, दे आर नॉट रियल पिक्चर्स। तो फर्ज करो मेरे पास, अगर मैं कहता हूँ कि ये एक वेव है, ठीक है, और इसके अंदर मैं ये एक वेव ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर मैं ये एक वेव ऐड कर देता हूँ, ये एक वेव ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इन सारों का जो सम होगा वो इनके एम्पलीट्यूड्स का सम होगा। और इन सारे एम्पलीट्यूड्स का सम करने के बाद, यानी जब मैं इनको सारों को सम करूंगा तो अल्टीमेटली भी तो मुझे कोई वेव ही मिलेगी ना। आई डोंट नो कि इनकी ये फॉर्म बनती है कि नहीं, ये आप चेक करेंगे जाके खुद, ठीक है। तो सारी वेव्स का सम करने से भी आपको क्या मिल रही है? एक नई वेव मिल रही है।
तो समझ लें कि ये सारी जो वेव्स हैं ना, ये फाई के वाली जो है ना वो चीज़ें हैं, और इनमें से हर एक फाई के 1 या फाई 1, फाई 2, फाई 3 एंड सो ऑन, एंड दिस न्यू थिंग इज एक्स टी। ये है द एसेंस ऑफ सुपरपोजिशन, कि सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है। क्लियर है वेव्स का। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई थी कि जस्ट सुपरपोज नहीं करना उन्हें, ये तो मैंने अभी पहले ही 2 लाइनें एक्सप्लेन की हैं कि टेक प्लेन वेव्स एंड सुपरपोज देम, वो मैंने करके दिखा दिया कि सुपरपोज करने से भी आपको एक नई वेव हासिल होती है जिसको आपने एक नया नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पर उसने ये कहा था सच दैट, वहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी कि दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली इन अ सर्टन रीजन एंड डिस्ट्रक्टिवली अदरवाइज। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। इस पॉइंट को इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसकी तस्वीर बना लें। हाँ हाँ। What will be the effect on the intensity spectrum if I move the screen close away from the double slit? वो तो फार्मूला है ना, डबल स्लिट से तो हम आगे गुजर आए, दोबारा बताइएगा क्या है। What will be the effect on the intensity spectrum if we move the screen close away from the double slit? वो उसमें जो फ्रिंजेस की जो विड्थ है ना, उसका ये फार्मूला होता है, मुझे अब सही तरह से याद नहीं है, इस तरह करके कुछ होता था। हाँ, तो उसमें ये जो डी है ये स्लिट्स का है, ठीक है, और एल जो है ये स्क्रीन और आपकी स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो यहाँ से आप इजीली इफेक्ट्स पता चला सकते हैं। ये जो है ये फ्रिंज स्पेसिंग है कि 2 फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है, 2 कंजेक्टिव ब्राइट या कंजेक्टिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान है, तो ये वो चीज़। तो इस टेक्निक के लिए हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। यस, पॉसिबल। लीनियर थ्योरीज भी हैं, नॉन लीनियर थ्योरीज भी हैं, लेकिन क्वांटम में जो सुपरपोजिशन हम ले रहे हैं दैट इज़ लीनियर, और इसकी डिटेल में मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन आफ्टर डिराक, अभी नहीं। अभी मुझे नहीं पता कि ये लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है। मैंने वो लफ्ज़ इसीलिए नहीं मैंने लिया, मैंने यहाँ से जस्ट सुपरपोजिशन लिखा, लीनियर नहीं लिखा। लेकिन लीनियर का मतलब यही होता है कि अगर आप एक प्लेन वेव को दूसरी प्लेन वेव में ऐड करें तो रिजल्ट भी प्लेन वेव ही आएगा, दैट इज़ लीनियर सुपरपोजिशन। तो नॉन लीनियर भी पॉसिबल है, उसमें ये होता है कि आप मिक्सअप कर देते हैं दोनों को, 2 टर्म्स मिक्सअप हो जाती हैं, ठीक है, उनको ऐड करते हैं। मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि y1 + y2 को इस तरह से ऐड करते हैं कि उसके अंदर एक तीसरी टर्म भी आ सकती है y1 y2 की, दिस इज नॉन लीनियर, ठीक है। तो नेट एम्पलीट्यूड अगर इस तरह से आए तो ये नॉन लीनियर होता है। ये नॉर्मली इंटेंसिटी के बारे में लिखा जाता है ना, कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड मॉड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आप y1 + y2 इसको लिखते हैं मॉड स्क्वायर, बल्कि इसको इंटेंसिटी लिखना चाहिए था, इस तरह नहीं, ठीक है, हाँ ये ठीक है। तो अब आप देखें स्क्वायर को अगर आप ओपन करेंगे तो यू विल गेट y1 स्क्वायर प्लस मॉड प्लस y2 मॉड स्क्वायर प्लस 2y1 और y2, दिस इज नॉन लीनियर, दिस टर्म इज नॉन लीनियर, दिस इज लीनियर, राइट। और ये नॉन लीनियर टर्म जो है दैट गिव्स बेसिकली दी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है ये इस नॉन लीनियर टर्म की वजह से आता है, अदरवाइज तो यू विल जस्ट गेट अ वेव। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ऑलरेडी की हुई हैं और मुझे दोबारा ये रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मकसद जो है ना वो वेव पैकेट को एक्सप्लेन करना है, नॉट दी वेव्स। ओके, तो हमारी कंडीशन के मुताबिक अब हम एक वेव बनाना चाहते हैं। तो मैं पहले एक रीजन डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने कहा था ना इन अ सर्टेन रीजन, तो लेट्स से ये वो रीजन है। अब मैं कहता हूं कि इस रीजन के अंदर जो वेव्स आ रही हैं ना वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, और इस रीजन अगेन 1 डायमेंशन की बात हो रही है, और इस रीजन से बाहर जो वेव्स हैं वो क्या करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस इज द कंडीशन वेव पैकेट बनाने की। तो मतलब एक ऐसी वेव लेनी है मैंने जी, हाँ, तो यही डेफिनेशन भी यही थी ना वेव पैकेट की, एक लोकलाइज्ड वेव फंक्शन इज अ वेव पैकेट। तो उसको लोकलाइज करना कैसे है, यू हैव टू डिफाइन अ सर्टेन रीजन, दैट इज वाई उसको लोकलाइजेशन कह रहे थे। है वेव
लेकिन आप उसको खुद लोकलाइज कर रहे हैं। इस तरह से लोकलाइज कर रहे हैं कि उस रीजन के अंदर जिसमें आप उसको देखना चाह रहे हैं वहां पे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे और उस रीजन के बाहर वो क्या करे। तो आप कह लें कि ये जो रीजन है ना, दिस इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मैं यहां पर देखना चाहता हूं अपने उस वेव फंक्शन को। तो वेव फंक्शन ऑफ कोर्स स्प्रेड इन स्पेस है, मैं जबरदस्ती उसको लोकलाइज करवा रहा हूं ताकि मैं क्या बना सकूं, वेव पैकेट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेव पैकेट, लोकलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, if it is not localized it is delocalized, wave function is just a wave, it will be delocalized। तो कहने का मकसद ये है कि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि यहां पर ना रिजल्ट ये है और यहां पर जो रिजल्ट है वो ये है। समझ आ गई मेरी बात की? ये एक वेव नहीं है, अगेन वो बहुत सी वेव्स थी जिनका सामयिक बनता था ना, तो अब मैं ये पैटर्न लेना चाह रहा हूं। ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इधर को भी हो सकती है, इधर को भी, ऊपर नीचे नहीं है, ये ऐसे है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये इस तरह हो सकता है। सो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला रीजन है सारा 0 to L के दरमियान, और 0 से पीछे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और L से आगे भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन ये तो रिजल्ट है, ये एक वेव तो नहीं है, ये तो रिजल्ट ऑफ मैनी वेव्स था। तो ये जो मैंने ये जो चीज बनाई है ना, दिस इज बेसिकली साई ऑफ एक्स। अब साई ऑफ एक्स के अंदर क्या था, सम ऑफ सो मैनी प्लेन वेव्स, है ना, तो बहुत सी प्लेन वेव्स। तो बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी प्लेन वेव्स हैं जिनका ये रिजल्ट है। ठीक है, तो आपने बहुत सी प्लेन वेव्स लेनी है और उनको सुपरइम्पोज इस तरह से करवाना है कि वो एक खास रीजन के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। तो यू विल गेट दिस पैटर्न। दिस पैटर्न इज बेसिकली वेव पैकेट। तो ये इसकी जो इस पार्टिकल को अब जब मैं वेव पैकेट बनाकर रिप्रेजेंट करूंगा तो दिस विल बी दिस थिंग। दिस इज द वेव पैकेट। और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दिस इज द वेव पैकेट। तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पे बनी हुई है। तो वेव पैकेट के अंदर जी करें क्वेश्चन। If a wave packet is localized, then why the position of electron or probability of finding electron is not localized? We will go there because अभी भी आप 0 से L के दरमियान कुछ फासला ले रहे हैं। जिस चीज़ को इन्होंने क्वेश्चन किया है उसका जवाब ये है कि ये अभी भी डीलोकलाइज है, बट अभी जो डीलोकलाइजेशन है वो 0 to L के दरमियान में है। मतलब ये कि अभी भी मैं ये नहीं बता सकता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था या यहाँ पे था। मैं ये बता सकता हूँ कि वो 0 और L के दरमियान में है कहीं। समझ रहे मेरी बात को कि इलेक्ट्रॉन इज बिटवीन 0 एंड L। बिटवीन 0 एंड L एट विच प्रिसाइज पोजिशन आई डू नॉट टेल, आई कैन नॉट टेल। ठीक है, तो ये है अनसर्टेनिटी स्टिल देयर। ये समझ आ गया वेव पैकेट का कॉन्सेप्ट। अगर ये आज का आपको समझ आ गया तो ये समझ ले कि लेक्चर पूरा इसमें ये समाया हुआ है इस चीज़ के अंदर। तो अब आप देखिए, इसमें आपको एक शख्स कहता है कि ये तो वेव है, तो मैं कहता हूँ हाँ ये देखो ये वेव ही है, इट इज़ अ वेव। दूसरा शख्स कहता है नहीं ये पार्टिकल है, तो मैं कहता हूँ हाँ ये देखो ये सारी चीज़ एक पार्टिकल है और ये पूरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। अब वो डॉट मूव नहीं कर रहा, बल्कि ये पूरी तस्वीर जो है ये तस्वीर ऐसे मूव कर रही है इधर को, तो पार्टिकल है। दूसरा कहता है नहीं नहीं ये तो वेव है, तो मैं कहता हूँ हाँ, फिर मैं कहता हूँ ये वेव है, ये देखो ये वेव है। नो, पार्टिकल के अंदर वेव नहीं है, वेव के अंदर पार्टिकल नहीं है, वेव पैकेट के अंदर दोनों है। ठीक है ना, तो ये अब हमारी जुबान के मसले हैं कि हम किस तरह से इसको डिस्क्राइब करें। बट आपने एक ऐसी चीज बना ली है विच लुक्स लाइक अ पार्टिकल एंड विच लुक्स लाइक अ वेव। अब ये देखने वाले पे मुनहसिर है कि वो किस नजरिए से देखता है। जिस नजरिए से देखेगा उस तरह का नतीजा ले लेगा। ये अनसर्टेनिटी है, याद है? वेविकल्स अच्छा लफ्ज है, लेकिन उस वेव पैकेट में है ना, पैकेट का मतलब वो डिस्क्रीटनेस हो जाता है, पार्टिकल और उसका मिक्सचर बनाया हुआ है। तो वेव पैकेट के अंदर इसका मतलब है कि
वेव नेचर भी पोशीदा है और पार्टिकल नेचर भी पोशीदा है। अब देखने वाले पे जैसे हमने बात की, देखने वाले से क्या मुराद है? देखना किसको कहते हैं फिजिक्स में? ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वर, एक्सपेरिमेंटेशन। तो जिस तरह के हालात पैदा करेंगे, अगर कॉम्पटन इफेक्ट के हालात पैदा करेंगे तो इस वेव पैकेट की पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर जाएगी, और अगर यंग डबल स्लिट को देखेंगे तो इसकी जो वेव नेचर है वो डोमिनेट कर जाएगी। तो जिस तरह के हालात या जिस तरह का आपका कॉन्टेक्स्ट होगा देखने का, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको वो चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, मसलन मैं अब ये लैंग्वेज के भी इश्यूज हैं। पता है हाइजेनबर्ग ने बुक लिखी थी 1930s के अंदर, फिजिक्स एंड फिलोसफी के नाम से। उसमें ये सारे इश्यूज उसने डिस्कस किए हुए हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स से लैंग्वेज के अंदर इश्यूज पैदा होते हैं, और ये बहुत बड़ी बहस है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो उस किताब को लाजमी देखिएगा। हाइजेनबर्ग ने वो बुक लिखी है। मसलन मैं कॉन्टेक्स्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, मसलन मैं कहता हूँ निकलना एक लफ्ज़ है। अब निकलना का मतलब हर शख्स के जहन में मुख्तलिफ होगा। मसलन हो सकता है कि मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ कि क्लास से निकल जाओ, समझ रहे हैं, और हो सकता है कि मैं इसमें से स्याही के निकलने की बात कर रहा हूँ। तो दो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर दो डिफरेंट तरह का आपको मानी उसका नजर आ रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप क्या करते हैं, वेव पैकेट के जरिए एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं जो कॉन्टेक्स्ट बाउंड हो जाती है, यानी सिचुएशन बाउंड हो जाती है, और उस सिचुएशन के अंदर आप उस वेव पैकेट में से मन मर्जी की इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। राइट? सो इसका मतलब है कि जो भी चीज वेव पैकेट को मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रही होगी, इट शुड कंटेन ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी नाउन अबाउट दैट वेव पैकेट। तो दैट इज वाई हम जब वेव फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो वही चीज होती है, और वो बेसिकली विजुअली ये चीज होती है। तो हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन कंटेन्स ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सर्टन, या इन ए सर्टन करना चाहिए, इन ए सर्टन सिचुएशन। सिचुएशन से मुराद यहां पर एक्सपेरिमेंटेशन है। जी क्वेश्चन है, इट विल कम लेटर। हाँ, ये क्वेश्चन फिर अरिस्टोटल की सेंस में है, थिंग नहीं है यहां पर। ठीक है, थिंग से मुराद पार्टिकल होता है, यानी जिस तरह से लोग थिंग का तर्जमा करते हैं ना शय, तो शय से मुराद मतलब ये एक शय है। वैसे तो बंदा भी बड़ी शय होता है, लेकिन अभी हम फिजिकली बात कर रहे हैं। तो मार्कर एक शय है। हाउ डू यू डिफाइन अ शय, अ थिंग? बाय इट्स प्रॉपर्टीज, बाय इट्स मास, बाय इट्स अदर डायमेंशंस एंड अदर पैरामीटर्स। तो वो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, हम जिस लैंग्वेज के अंदर सोच रहे हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज है कि थिंग का मतलब होता है कुछ सॉलिडनेस जिसके अंदर हो, सब्सटेंस जिसके अंदर हो, कोई मतलब कुछ सेंसिबिलिटी उसके अंदर हो। ठीक है ना? तो यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन व्हाट इज दिस थिंग। ठीक है, you can just say this is wave packet, you can extract a thing from the wave packet, but this is not a thing. ठीक है, you can extract a thing. So वो thingness जो है ना, वो इस इंफॉर्मेशन जो है वो इस वेव पैकेट में से निकाली जा सकती है, लेकिन इस वेव पैकेट को थिंग नहीं कहा जा सकता। यानी इस वेव पैकेट को पार्टिकल नहीं कह सकते, इस वेव पैकेट को वेव नहीं कह सकते। वो इसके अंदर से निकलेगा नतीजा अंडर अ सर्टेन सिचुएशन, अंडर अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। ये इसकी बना लें तस्वीर, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। अभी तक सारी बातें मैंने बगैर मैथ के की हैं, अब थोड़ा मैथ कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी जो इन्होंने किया है ना, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी का, उसको भी करते हैं। अच्छा, इसके हवाले से ना कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो दिए हुए हैं जेटली की बुक के अंदर, वो लाजमी आप देखिएगा, उनसे ज़रा सिचुएशन और क्लियर हो जाती है।
अब इस वेव पैकेट से ना कुछ चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट करनी है, कुछ रिजल्ट्स बनाने हैं। हाँ जी जी, डॉक्टर आशिफ फरूक साहब हैं, वो पूछते हैं व्हाई वी यूज ओनली प्लेन वेव्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। मैंने बताया था कि इट्स नॉट नेसेसरी, शुरू में बता दिया था कि आप किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन वेव्स का ले सकते हैं, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी, प्लेन वेव्स का होना नेसेसरी नहीं है, सफिशेंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है। अच्छा, इसको ना हमने बार बार इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं इसको रेस नहीं कर रहा। फोरियर ट्रांसफॉर्म तो पता है ना आपको क्या करती है फोरियर ट्रांसफॉर्म? फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको शीशा दिखाती है। तो हमारा शीशा देखना ये है, शीशे में आपको पता है ना चीज़ें उलट में तब्दील हो जाती हैं, तो बस ये शीशा दिखाती है हमें। तो इसका शीशा देखना है ना, तो साई ने फोरियर ट्रांसफॉर्म के शीशे में देखा, तो साई को जो अपनी शक्ल नज़र आएगी वो ये नज़र आएगी, ठीक है, साई ऑफ के टी दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई ऑफ एक्स टी ई पावर माइनस एयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी डी के। ये आपको पता है, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या करता है, रेसिप्रोकल स्पेस में ले जाता है एक्स को। हाँ यस 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 यस, थैंक यू। तो x को ले जाता है k स्पेस में, ठीक है, k स्पेस में ले जाता है। तो यहां से k स्पेस x में जा रही थी और यहां से x स्पेस k में जा रही है, तो दोनों तरफ का काम है, शीशा दोनों तरफ से हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इस चीज को हमने इस्तेमाल भी करना है। अच्छा, यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हैं, मैं बहुत सी चीज़ें स्किप करना चाह रहा हूँ। एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम एट अ गिवन टाइम देख सकते हैं, लेट्स से टाइम t इज इक्वल टू 0 पे दी वेव पैकेट इज गिवन बाय, उसकी फॉर्म देखना चाहते हैं, इज गिवन बाय, जस्ट आप t को 0 पुट कर दें एंड यू विल गेट साई ऑफ 0, सॉरी साई ऑफ x 0, जिसको मैं साई नॉट x लिखूंगा इन द, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड फाई ऑफ k ई पावर एयोटा के एक्स, वहीं से निकल आता है, ठीक है। एंड सिमिलरली आप फाई ऑफ k को भी लिख सकते हैं एट अ गिवन टाइम। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने लेना है, साई नॉट एक्स ई पावर माइनस एयोटा के एक्स डी एक्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करें, यहाँ पर लिमिट्स इंटीग्रेशन की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, स्पैनिंग ओवर ऑल द स्पेस। अब इस वेव पैकेट के बारे में, वेव पैकेट की शक्ल तो आपको पता चल गई ना, कि वो किसी खास जगह पे उसकी पीक आती है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती जाती है जब आप उस रीजन से बाहर निकलना चाह रहे होते हैं। तो अगर आप इस साई नॉट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएं तो इसकी पीक कहाँ पे बनेगी? पीक कहाँ बनेगी? उसके लिए आपको फाई ऑफ के चाहिए होगा, दैट विल गिव यू सम फंक्शन, फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, वो इंटीग्रेट करने के बाद फिर आप उसकी मैक्सिमाइजेशन करेंगे और वहाँ से आपको पता चलेगा कि उसकी पीक कहाँ मिलती है। तो कुछ मशहूर फंक्शंस हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, तो उसमें से एक चीज़ है जिसको मैं डिस्कस करता हूँ, एंड दैट इज़ गॉसियन वेव फंक्शन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं उसको। तो अगर आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, वो पता नहीं मैंने यहाँ पे उसकी फॉर्म नहीं लिखी, बट हाँ उसकी फॉर्म मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ। ये आप ना जेटली में देख लीजिएगा, एग्जाम्पल है 1.8। एग्जाम्पल है, नॉट एक्सरसाइज 1.8।
वो आप वहाँ पे डिस्कस किया गया है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन वेव फंक्शन को। तो गॉसियन फंक्शन आप फाई के को ले लें और उसको यहाँ पे पुट करें, इंटीग्रेशन करें, फाइनली आपको साइन नॉट एक्स जो है वो मिलेगा। दैट विल गिव यू अ गॉसियन पैकेट। जी लैपलास ट्रांसफॉर्म में क्या? हाँ ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत सारी हैं, वो तो आप किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का नाम ले लें, लेकिन यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको मैंने बताया उसका फ़ायदा ये होता है कि एक्स से आप के स्पेस में चले जाते हैं, के से एक्स स्पेस में चले जाते हैं। अभी इसकी फिजिक्स जब आएगी तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली मोमेंटम स्पेस है। के स्पेस इज बेसिकली मोमेंटम स्पेस, और पोजीशन और मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है, जो अनसर्टेनिटी रिलेशन के अंदर है, वो आपको बताएगी एक्स और के स्पेस में फोरियर सीरीज का इस्तेमाल क्यों हुआ था। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी को बल्कि चलें डिस्कस कर भी लेते हैं। इसी तरह अनसर्टेनिटी रिलेशन में एनर्जी किसके साथ रिलेट होती है? टाइम के साथ ना। तो ये इनकी रेसिप्रोकल स्पेस बनेगी फोरियर सीरीज में। ठीक है, तो ये वी विल डिस्कस दिस थिंग्स इन अनसर्टेनिटी। तो फोरियर सीरीज ही इनको डिस्क्राइब कर सकती है टू एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी रिलेशंस। अच्छा, अब फिजिकली ये अब आप खुद करेंगे इसको ना, गॉसियन फंक्शन को मैं नहीं करवा रहा। फिजिकली ये वेव फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये मैं जस्ट अब टर्म्स आपको दे दूंगा, अभी इनको फिर करते हैं। तो साइन नॉट एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, और वो ग्राफ किस तरह का बनता है उसे गॉसियन के लिए बना लेता हूँ। गॉसियन फंक्शन के लिए अगर मैं साइन नॉट ऑफ एक्स बनाऊँ ना, तो इट विल बी लाइक दिस। इधर आप एक्स ले लें, इधर माइनस एक्स होगा ऑफ कोर्स, और इधर माइनस की बात। तो जो ये वाला बनेगा ना, ये इस तरह का होता है। तो इसकी पीक जो है वो x इक्वल टू 0 पे बनती है। ठीक है, तो ये दिस इज दी ग्राफ ऑफ साइन नॉट एक्स। ठीक है, मेरी पिक्चर्स थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन असल में ये दोनों तरफ सिमेट्रिक होना चाहिए। तो लाइन सीधी कर लेते हैं, ग्राफ बन गया हुआ है। ठीक है ना, तो ये खूबसूरत तस्वीर जो है ना, ये आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। तो ये मतलब x इक्वल टू 0 है, तो इसके अंदर से जो लाइन गुजरती है इट शुड बी सिमेट्रिक है। ये देखा फिर टेढ़ी हो गई है। ठीक है, तो ये कार्टून बनाने मुझे बचपन से ज़रा मुश्किल लगते हैं। इस तरह का बनता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे उसकी पीक, दिस इज द गॉसियन फंक्शन। अब ये फिजिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है वो मैंने आपको बता दिया कि ये एम्पलीट्यूड आपको देता है। यहाँ पर इट गिव्स प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, इट गिव्स यू द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। डी ब्रॉगली ने बात की थी मैटर वेव्स की, और मैक्स बॉर्न ने बात की है प्रोबेबिलिटी वेव्स की। तो प्रोबेबिलिटी भी एक वेव है ना, तो साइन नॉट जो है ना, ये प्रोबेबिलिटी वेव को रिप्रेजेंट करता है। प्रोबेबिलिटी वेव, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। इसकी जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है ना, ये मैक्स बॉर्न का काम है, ये मैक्स बॉर्न का काम है। अगेन मैक्स बॉर्न कि ये जो साइन नॉट एक्स है, इट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, राइट। डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा। अगर मैं इस साइन नॉट एक्स मॉड स्क्वायर को किसी लेंथ डी एक्स, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है उसको डी एक्स अगर कह रहे हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस विल गिव मी दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जस्ट प्रोबेबिलिटी। ये फिर होगी सिर्फ प्रोबेबिलिटी।
ठीक है, तो इन तीनों में ज़रा फ़र्क रखना है आपने। तो dx के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है साई नॉट को डिस्क्राइब करने की, अब साई नॉट यहाँ पर बेसिकली वेव पैकेट है। दिस कैन बी इलेक्ट्रॉन, दिस कैन बी फोटोन। ये लाइट भी हो सकती है, ये लाइट के अलावा मैटर पार्टिकल हो सकते हैं, दिस कैन बी एनीथिंग, थिंग, वो बार बार आता है लैंग्वेज में। तो ये इलेक्ट्रॉन समझ लें इसको, अगर आप आसानी करना चाहते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो फासला है dx, इस फासले में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो इस फार्मूले से दी गई है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, दिस इज डिफाइंड बाय मैक्स बॉर्न। अब अगर आप इस dx को इधर जाके अभी चूंकि 1 डायमेंशन की बात कर रहे थे ना, तो इसलिए मैं लेंथ कह रहा हूं। अगर आप 2 या 3 डायमेंशन में जाएंगे तो प्लेन या वॉल्यूम की बात करेंगे, एरिया या वॉल्यूम की। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। सो अगर आप dx पर यूनिट इधर कर दें, डिवाइड कर दें, तो जस्ट साई मॉड स्क्वायर विल बी दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, राइट। और उसके बाद जस्ट साई नॉट है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्रोबेबिलिटी वेव। याद है मैंने बताया था आपको कि ये असल में वेव है और ये उसका एम्पलीट्यूड है। तो साई नॉट एक्स बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड है ना। तो किस चीज का एम्पलीट्यूड है, फिजिकली ये क्या चीज इसका मॉड स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो फिर अगर मैं साइन नॉट एक्स, जस्ट साइन नॉट एक्स विदाउट मॉड स्क्वायर लूंगा तो इट विल जस्ट बी एम्पलीट्यूड, बिकॉज दिस इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर ना। तो जस्ट एम्पलीट्यूड, बट एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, प्रोबेबिलिटी। सो दैट इज व्हाई मैं इसको कहता हूं कि ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। दिस इज नॉट समथिंग दैट वी ऑब्जर्व। साइन नॉट एक्स प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड इज नॉट समथिंग वी ऑब्जर्व। जो हम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं वो कभी भी साइन नॉट एक्स नहीं होती। वी कैन नॉट ऑब्जर्व द वेव फंक्शन बिकॉज वेन एवर वी वॉन्ट टू ऑब्जर्व द वेव फंक्शन आइदर वी गेट अ पार्टिकल और अ वेव, या हमें उसमें से पार्टिकल मिलता है या हमें उसमें से वेव मिलती है। इट सेल्फ वो हमें नजर नहीं आता, इट्स ऑल हियर। ये हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। वेव पैकेट हमारे जहन में है। हकीकत में जब आप, ये भी हकीकत का लफ्ज़ नहीं मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, तजर्बे में आपको या उसके अंदर पार्टिकल नजर आता, या वो पार्टिकल नजर आता है या वेव नजर आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको कंफ्यूज नहीं करना। सो साइन नॉट एक्स को आप नहीं देख सकते, यू कैन नॉट सी द वेव पैकेट बट यू कैन सी इट्स मॉड स्क्वायर विच इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्लियर है ये बात। तो इलेक्ट्रॉन के इस हिस्से में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। यहां तक बात क्लियर है। अनसर्टेनिटी बताने की जरूरत नहीं है। ये अब आप वहां से देख लीजिएगा। जस्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल आया था ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का, उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। फिर उसके बाद बेसिकली मैं जिधर जाना चाहता था आज हम नहीं जा पा रहे, तो मुझे लगता है मुझे और टाइम चाहिए होगा। ये बना लें तस्वीर इसकी। सॉरी, व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग? Nothing is fluctuating. No thing is fluctuating. ठीक है, कोई चीज नहीं है जो फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि चीज तो फ्लक्चुएशन का नतीजा है ना। पार्टिकल कम्स आउट ऑफ फ्लक्चुएशन। व्हाट इज फ्लक्चुएशन इज वेव, प्रोबेबिलिटी वेव। इम्कानात की लहर हैं ये। अब इम्कानात क्या चीज होते हैं? दे आर एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। दे आर बेसिकली फॉरियर सीरीज। तो क्या चीज है जो कर रही है? वी कैन नेवर नो, वी कैन नेवर नो। दिस इज अनसर्टेनिटी। यही इसका असल में सारा मसला है कि कोई चीज नहीं है जो फ्लक्चुएट कर रही है। एक वेव पैकेट है जिसमें से चीजें निकलती हैं, जिसमें से वेव्स निकलती हैं, उसकी वेव नेचर निकलती है। सो ये जो चीज वाली बात है ना,
थिंग वाली बात है, ये क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर है। अगेन बिकॉज हमने आज तक क्लासिकली चीज़ों को, हमारी लैंग्वेज क्लासिकल है, हमारे वर्ड्स क्लासिकल हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप ये वर्ड्स उनके लिए इस्तेमाल करें। सो नथिंग इज फ्लक्चुएटिंग हियर। इफ यू वांट टू से दैट सम, फिर थिंग नहीं आना चाहिए ना लफ्ज, मतलब वो आपके जहन के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर भी फिर जो है ना फिलासफर बड़ा तंग करते हैं, वो कहते हैं कि आपने तो हकीकत का इनकार कर दिया है, हकीकत तो जहन से बाहर होती है। तो यहाँ पे एक बड़ी बहस मौजूद है सब्जेक्टिव आइडियलिज्म और ऑब्जेक्टिविज्म की। तो आप कह सकते हैं कि वी आर बीइंग सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरे पे बहुत ज़्यादा एतराज़ करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एतराज़ करेंगे क्योंकि इसके नताइज बड़े ख़तरनाक हैं। तो अच्छा सवाल है कि क्या फ्लक्चुएट कर रहा है। दो आंसर हैं, या तो ये समझ लें कि प्रोबेबिलिटी फ्लक्चुएट कर रही है, ये प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी वेव है ये, दिस इज प्रोबेबिलिटी वेव, साइन नॉट एक्स इज द प्रोबेबिलिटी वेव, और साइन नॉट एक्स जस्ट उसका मैग्नीट्यूड बताता है कितना है, वो कितनी फ्लक्चुएट की है। सो प्रोबेबिलिटी इज फ्लक्चुएटिंग। अगर आप मुझसे वन लाइन आंसर लेना चाहते हैं, व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग, प्रोबेबिलिटी इज फ्लक्चुएटिंग। बट इफ यू आस्क व्हाट थिंग इज फ्लक्चुएटिंग, नथिंग इज फ्लक्चुएटिंग। तो ये लैंग्वेज के इश्यूज हैं, परेशान नहीं होना। वेव पैकेट, गुड, वेव पैकेट, वेव पैकेट में से आप थिंग नेचर भी निकाल लेते हैं, और फिलोसफिकली ये और थोड़ा मुश्किल है। फिलोसफी में थिंग का मतलब कुछ और होता है, ठीक है, वो फिर और अगली बहस शुरू हो जाएगी, आई विल नॉट गो इनटू दैट, ठीक है, वो शय का तस्वर और है। बट अच्छा है, आज सवाल हो रहे हैं और उस वजह से लेक्चर भी नहीं पूरा हो पा रहा, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि कम से कम समझ रहे हैं, और मतलब ये वो चीज़ें हैं जो नहीं समझाई जाती, मैथमेटिक्स में उलझा दिया जाता है। और यही वो एतराज़ात थे जिसकी वजह से आइंस्टाइन और हाइजेनबर्ग और बोहर के दरमियान बहसें होती रही हैं। गॉड डज नॉट प्ले डाइस, ये वो है, ठीक है, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, जिसका मतलब है गॉड प्लेज थिंग्स। समझ रहे हैं? तो आइंस्टाइन ये गॉड कहता है, वो कहते हैं कि गॉड ने चीज़ें पैदा की हैं, वो कहते था नहीं, गॉड ने हमें पैदा किया है, आगे सारा कुछ हमने पैदा किया है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम। गॉड डज नॉट प्ले डाइस का मतलब यही है। खैर, लेकिन उनका जो वर्ड गॉड है दैट इज डिफरेंट देन अ रिलीजियस गॉड। उनका गॉड एक मैथमेटिशियन है, ठीक है, वो उसके बारे में बात करते हैं, जैसे स्पिनोजा का गॉड है। बहुत शॉर्ट टाइम है, चलो एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, मोशन ऑफ वेव पैकेट्स। अब अभी तक जो मैंने बात की है ना, उसमें तो मैंने वेव पैकेट को एक जगह पे स्टैटिक रख के डिस्कस किया है ना, यानी वेव पैकेट इटसेल्फ वाज स्टैटिक, और उसके अंदर वो वेव नेचर आपको और पार्टिकल नेचर डिस्क्राइब हो रही थी। बट मैंने तो कहा था कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो हाउ डज दी वेव पैकेट मूव इन वन डायमेंशन। तो ये अब देख लेते हैं, मोशन ऑफ वेव पैकेट। बहुत आसानी से हम इसको देख सकते हैं। इसकी दो तरीके हैं इसकी मोशन के। एक को कहते हैं विदाउट डिस्टॉर्शन, कि जब वेव पैकेट मूव करता है तो ये इसकी शक्ल जो है ना वो नहीं बदलती, इंटैक्ट रहता है, जिसका मतलब है कि फॉर्म ऑफ वेव पैकेट रिमेन्स इंटैक्ट। तो जिस तरह का मसला गॉसियन वेव पैकेट अगर चलना शुरू करे तो ये नहीं है कि वो नॉन गॉसियन हो जाएगा। ये वाला केस कब होगा, दिस विल बी पॉसिबल ओनली, ठीक है, ये ओनली पॉसिबल व्हेन ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है, जिसका मतलब है ओमेगा इक्वल्स सम वेलोसिटी वी नॉट टाइम्स के। ओमेगा क्या है और के क्या है, यू नो दीज थिंग्स। ओमेगा आपने एनर्जी में देखा था, एच कट ओमेगा, और के आप मोमेंटम में देखते हैं। ये आप वो लिखते हैं ना, P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, तो लैम्डा को लिखा जाता है 2π/k। मैं ये बात कर रहा हूं कि आप
पी को लिखते हैं ना एच ओवर लैम्डा, डिब्रॉय का, तो लैम्डा को लिखा जाता है 2 पाई बाय के, तो ये बन जाता है एच कट के। सो के इज रिप्रेजेंटिंग द मोमेंटम, ठीक है। और सिमिलरली ओमेगा जो है आप इसको लिखते हैं ना एच सी ओवर लैम्डा, अगेन आप इसको लिखेंगे एच सी ओवर 2 पाई बाय के। ये मैंने क्या किया, मैं इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, नॉट इन दिस फॉर्म, सॉरी, मैंने वो रिलेशन जो है ना वो एच एफ वाला लेना है। तो इसको एफ को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एफ को 2 पाई बाय, सही लिखा मैंने, ठहरो एक मिनट, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो एफ, हाँ ठीक है, ये होगा ना। तो एफ की जगह पे मैं लिखूंगा एच ओमेगा ओवर 2 पाई, तो एच ओवर 2 पाई एच कट ओमेगा। तो ये इस तरह से, सो के जहाँ पे आ रहा है तो वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा जहाँ पे आ रहा है वो ई एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओमेगा जो है एंगुलर फ्रिक्वेंसी का अगर ये रिलेशन हो तो वो डिस्टॉर्शन के बगैर वो चलता है, और उसकी फॉर्म जो है वो इंटैक्ट रहती है। और विदाउट डिस्टॉर्शन वाला जो केस है वो और ख़तरनाक है, उसमें डिस्टॉर्शन होती है, विद डिस्टॉर्शन दूसरा केस। ठीक है, विद डिस्टॉर्शन क्या होता है, वेव पैकेट स्प्रेड करने लग जाता है इनटू स्पेस, फैल जाता है ना, अपनी शक्ल नहीं बरकरार रखता। तो उसकी जो स्प्रेडिंग है वो एक ख़ास वक़्त के बाद शुरू होती है। ये सारी डिटेल जेटली की बुक के अंदर लिखी है, आपने वहाँ से करनी है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन चूँकि क्वेश्चन था तो इस वजह से। तो ये डेल्टा एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एच कट है, ये इसका टाइम होता है जिसके बाद स्प्रेड्स आफ्टर लिख लें दिस टाइम, ठीक है, इस टाइम के बाद वो स्प्रेड करना शुरू कर देता है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का मैंने वेव पैकेट बनाया हुआ है, तो उसके लिए जो टाइम है जिसके बाद उसका वेव पैकेट स्प्रेड कर जाएगा वो होगा 1.7 10⁻⁻16 सेकेंड। और अगर आपके पास 1 ग्राम ऑब्जेक्ट है कोई, उसके लिए जो स्प्रेडिंग टाइम है उसका वेव पैकेट जो होगा इट विल स्प्रेड आफ्टर द टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 सेकेंड। ठीक है, तो यहां से आपको क्या नतीजा निकलता है, जो एज ऑफ यूनिवर्स है वो 10⁻17 सेकेंड है, कायनात की जो उम्र है वो 10 की ताकत 17 है, 10⁻17 है। तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम बॉल है अगर, ठीक है, और वो एक वेव पैकेट है ना, अब तो वेव पैकेट मूव कर रहा है, तो उसने इतने टाइम के बाद उस वेव पैकेट ने स्प्रेड कर जाना है, समझ रहे मेरी बात। और वेव पैकेट उस तरह से लोकलाइज नहीं रहेगा जो हमने कंडीशन लगाई हुई थी उसके ऊपर, तो इट विल स्प्रेड आफ्टर दिस टाइम, बट दिस टाइम इज ग्रेटर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स। तो इसका मतलब है कि एक बॉल अगर मूव करेगी 1 डायमेंशन में, तो उसका जो वेव पैकेट है उसको स्प्रेड करने में जितना टाइम लगना था वो अभी नहीं पूरा हुआ। इस वजह से बॉल का वेव पैकेट लोकलाइज नजर आता है, यानी बॉल आपको एक जगह नजर आती है। बात समझ में आई इस बात की। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन को देखें तो वो 10⁻16 सेकंड है, यानी इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया है और इतने सेकंड के बाद, विच इज अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसका वेव पैकेट क्या होना है, स्प्रेड कर जाना है। यानी आप इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर तक काबू नहीं रख पाएंगे, इट विल, इस वेव पैकेट विल स्प्रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी फैल जाएगी, पंजाबी में कहते हैं खिलर जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खिलर जाता है, फैल जाता है उसका वेव पैकेट। तो ये होता है कब, डिस्टॉर्शन वाले केस में, ठीक है, ओके। जिसका मतलब फैलने का एक मतलब ये भी है कि वो जो हमने पीक बनाई थी ना प्रोबेबिलिटी वेव की, तो वो नीचे डिक्रीज करनी शुरू करेगी, साई मॉड स्क्वायर डिक्रीज करना शुरू कर देगा,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, साई मॉड डिक्रीज करेगा आफ्टर दिस टाइम, मतलब प्रोबेबिलिटी उसके किसी एक जगह पाए जाने की कम से कम होती जाएगी आफ्टर दिस टाइम, दिस इज वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन एक ग्राम चीज की जो प्रोबेबिलिटी है फैलने की वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रही है। इस वजह से हमें चीजें जो हैं वो लोकलाइज नजर आती हैं। समझ आ गई बात की? लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरह से लोकलाइज नजर नहीं आते। और इसके बाद ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का जस्ट मैं फार्मूला दे देता हूँ। ये चीज़ें जो है ना बस करने वाली तो काफ़ी हैं, बट अगेन आई वुड रिकमेंड कि गो टू Zetali एंड रीड आउट दिस थिंग्स। तो फेज वेलोसिटी का फार्मूला जस्ट मैं दे देता हूँ। ये होता है ओमेगा ऑफ के ओवर के, और जो ग्रुप वेलोसिटी है इसका होता है डी ओमेगा के ओवर डी के। फेज वेलोसिटी बेसिकली अगर आप एक वेव पैकेट बनाते हैं, लेट्स से दिस इज अ वेव पैकेट, तो उसके अंदर वेव्स मूव कर रही हैं ना, बहुत सारी वेव्स होती है, मैं जस्ट एक ही बनाता हूँ। तो जो इस वेव की वेलोसिटी है ना वो फेज वेलोसिटी है, और इस पूरे पैकेट की जो वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी है। नाम भी बता रहा है कि ग्रुप का मतलब है कि वो सारी वेव्स मिलकर जब मूव करेंगी। सो द वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट इज ग्रुप वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द फेज of velocity of individual wave within the wave packet is phase velocity। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मैंने कहा था कि ये फैलना शुरू करेगा, स्प्रेडिंग करेगा, ठीक है, तो वो स्प्रेडिंग का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि फेज वेलोसिटी ज्यादा हो गई ग्रुप वेलोसिटी से। तो अंदर जो लहरें कैद थी उस लिफाफे के अंदर, वेव पैकेट के अंदर, वो अंदर इतनी स्पीड के साथ हो गई हैं कि वो उस पैकेट से बाहर निकल गई। तो सारा वो जो गुच्छा था लहरों का वो फैल जाएगा। तो ये है स्प्रेडिंग ऑफ वेव पैकेट, ठीक है। तो ये उसकी एक इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो है ना, वो कंसेप्ट जो है वो ये है। अगेन इसकी कुछ डिटेल्स भी हैं। अच्छा, एक और चीज इसमें देख लेते हैं इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए। एक एग्जाम्पल है पार्टिकल इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल, इन अ कांस्टेंट पोटेंशियल V। तो आपको पता है उसकी एनर्जी को लिखा जा सकता है p²/2m प्लस V। ये क्लासिकल है, ठीक है। तो अब आप इसकी निकालें ग्रुप वेलोसिटी, तो वो क्या होगी dE/dP, क्योंकि ओमेगा मैंने बताया था एनर्जी से रिलेटेड है ना। तो ओमेगा का डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, और k जो है मोमेंटम से रिलेटेड है, तो d ओमेगा/dk बेसिकली dE/dP है। तो वो dE/dP को मैंने यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी कहा है। तो अगर आप ये फाइंड आउट करें तो क्या आंसर आता है? क्या आंसर आएगा? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2p/2m p/m, और ये तो कांस्टेंट है। तो ये ग्रुप वेलोसिटी आएगी। और फेज वेलोसिटी क्या होगी? फेज वेलोसिटी होगी E/P। ऑलराइट, तो E/P क्या आएगा? p/2m प्लस V/P। ये फेज वेलोसिटी होगी। ये मैं इसमें इसको यूज कर रहा हूं ना, E ये है, तो E यहां पे पुट किया है जस्ट। बट P/m क्या है? P/m क्या होता है? P = mv होता है ना। तो P/m क्या होता है? ये वेलोसिटी होती है। P = mv नहीं होता। आप P/m को आप पुट करेंगे ना mv/vm, तो m से कटेगा और इट इज जस्ट क्लासिकल वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि किसी कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर, एक जगह अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी, जो वेव पैकेट की वेलोसिटी है, इट इज जस्ट द क्लासिकल वेलोसिटी।
समझ रहे? तो कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर यू कैन ट्रीट एन इलेक्ट्रॉन लाइक अ पार्टिकल। समझ आ गई इस बात की कि जो वेव पैकेट है उसकी वेलोसिटी एक क्लासिकल पार्टिकल की ही वेलोसिटी होती है, जिसका मतलब है कि यू कैन से कि ये जो पूरा वेव पैकेट है इसका जो सेंटर है इट इज मूविंग बेसिकली, ठीक है, ये इट इज मूविंग। पूरे वेव पैकेट की वेलोसिटी लेने की बजाय आप उसके सेंटर की बात कर सकते हैं कि इट इज जस्ट अ पार्टिकल, मैंने वेव पैकेट असल में तो वेव पैकेट ही मूव कर रहा है, बट ये इक्वेशन आपको बता रही है यू कैन ट्रीट इट लाइक अ पार्टिकल विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द वेव पैकेट, और वो पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट? तो ये आप कर सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल नहीं, डिफरेंट होती हैं। मसलन एक और सिचुएशन देखते हैं, फ्री पार्टिकल की बात कर, यहाँ देखो ना ये डिफरेंट है ना दोनों, बिल्कुल डिफरेंट। इसका रिजल्ट P बाई एम है, इसका रिजल्ट और है। नहीं वो सेम 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 कैसे करना है उनको, सेम कैसे हो सकता है? डेरिवेटिव और बगैर डेरिवेटिव के कैसे आप सेम कर सकते हैं? एक चीज़ डेरिवेटिव लेके आ रही है और एक, हाँ हाँ देखें ये चीज़ें सेम तो नहीं है ना, मतलब ओमेगा बाई के और डी ओमेगा बाई के, दिस इज डेरिवेटिव। सो एक फंक्शन है और एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, दे कैन नॉट बी सेम ओनली इन वन केस। कौन सा केस? कोई ऐसा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव उसी के बराबर आ जाए, उसी फंक्शन पे? नहीं नहीं, उसके साथ एक्सपोनेंशियल वाले का वो साथ आ जाता है ना। फिजिकल बात कर रहा हूँ मैं, इस तरह नहीं, मैथमेटिकली नहीं कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वही आ गया। चलें इस पे आप सोचिएगा। ओके, ई पावर एक्स वेव नहीं है, मैं वेव की बात कर रहा हूँ ना। ई पावर एक्स इज नॉट अ वेव, इट्स जस्ट एक्सपोनेंशियल, दैट्स इट। अच्छा एक केस लेते हैं फ्री पार्टिकल का। फ्री पार्टिकल हमें बड़ा पसंद है, बार बार हमने इसको डिस्कस करना है। फ्री पार्टिकल किसको कहते हैं? जिसमें v भी जीरो हो जाता है, देयर इज नो पोटेंशियल, देयर इज नो कंस्ट्रेंट, इट्स जस्ट फ्री। और उस केस में आप देखें इसी को कि Vg जो है वो क्या होगा? P बाई एम, और V फेज क्या होगा? P बाई 2m प्लस ये जीरो वाली टर्म खत्म हो जाएगी। ओके, तो ये भी वही केस ही है बेसिकली, क्लासिकल पार्टिकल। बस ये था कि यहाँ वो पोटेंशियल में था, अभी वो फ्री हो गया है। तो फ्री पार्टिकल भी इस तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का क्या हो गई है? हाफ हो गई है, ठीक है? फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी का हाफ हो गई है। जस्ट मैथमेटिकल स्टेप। जो चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं वो ग्रुप वेलोसिटी होती है, जिस चीज़ को आप ऑब्जर्व नहीं करते वो फेज वेलोसिटी होती है, अनफिजिकल है, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। हाँ तो वही किया ना, नहीं P ओवर एम V है ना, V जीरो बच्चे, ये पोटेंशियल है, इट्स नॉट वेलोसिटी। आई एम सॉरी अगर आपको ये नोटेशन का कुछ थोड़ा सा मसला है, तो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज पोटेंशियल, ठीक है? उसके लिए आपको ओमेगा के को टेलर एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसकी टेलर एक्सपेंशन देखेंगे और वहां से ये रिजल्ट हमें मिलता है। नहीं वो अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ द वेव पैकेट के साथ। हाँ, तो क्या क्वेश्चन है? नहीं ये वही मैं आपको बता रहा था कि दोनों पॉसिबल केसेस हैं, डिस्टॉर्शन भी इसमें पॉसिबल है और विदाउट डिस्टॉर्शन भी पॉसिबल है, ठीक है?
डिपेंड करेगा फाई के ऊपर, फाई के या साई के की वो जो फार्मूला होगा कि कौन सा वेव पैकेट है, उसके अंदर ओमेगा और के की आपस में क्या कंडीशन है। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी एंड वेवलेंथ, उनका आपस में जो रिलेशन है। बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये डिस्टॉर्शन अगर ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं करेगा ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट के वाला, तो फिर ऑफ कोर्स वो अपनी फॉर्म बरकरार नहीं रखेगा, वो स्प्रेड करेगा ना। तो वो स्प्रेड क्यों ना करे उसके लिए ये कंडीशन पूरी होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि वो कुछ ख़ास फ्रीक्वेंसीज और ख़ास वेवलेंथ्स हैं जिनके साथ ये पॉसिबल है। यहाँ पे हमने जस्ट पॉसिबिलिटी देखी है कि कैन यू मेक अ वेव पैकेट विच डज नॉट स्प्रेड आउट एज इट मूव्स इन स्पेस। तो यस इट इज़ पॉसिबल। हाउ इज़ इट पॉसिबल? बाय ट्यूनिंग दिस कंडीशन। अगर इस कंडीशन को ट्यून नहीं करेंगे तो देन ऑफ कोर्स इट विल डिस्टॉर्ट। जी क्वेश्चन बता दें। Is formation of wave packet possible for non-periodic waves or non-periodic potential etc.? नॉन पीरियोडिक में तो होता ही नहीं है ना, बल्कि फोरियर सीरीज के अंदर जब आप वेव्स को सम कर रहे होते हैं ना तो उसमें सारा कुछ ही आ जाता है, उसमें हर तरह की आ जाती हैं। लेकिन फोरियर सीरीज मेरे ख्याल नॉन पीरियोडिक के लिए नहीं होती, पीरियोडिक के लिए होती है। यस, नॉट फॉर नॉन पीरियोडिक। यस यस यस, नॉट फॉर नॉन पीरियोडिक। बिकॉज वो मैंने शुरू में बता दिया था कि वेवलेंथ और जो है उसका कॉन्सेप्ट आता है पीरियोडिक में है, उसमें भी है। बल्कि वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट इटसेल्फ पीरियोडिक वेव्स का कॉन्सेप्ट है, विच रिपीट्स, यस, विच अ पैटर्न विच रिपीट्स इटसेल्फ। जो मेरा आज का लेक्चर था वो अभी शुरू नहीं हुआ। मैंने आज आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करवानी थी, डिराक नोटेशन करवानी थी, उन दोनों की करस्पॉन्डेंस दिखानी थी। दिस वाज आवर लेक्चर। और मैं सोच रहा था कि ये बैकग्राउंड है, ये पता है पहले चीज़ें, तो चलो फिर कल देखेंगे। लेक्चर एक दिन लेट हो गया है। मेरे जो कोर्स आउटलाइन के अंदर मैंने हाइड्रोजन एटम भी रखा था और एंगुलर मोमेंटम और स्पिन भी रखा था, वो हमने कल और परसों करने थे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो अब हमें स्किप करने पड़ेंगे चीज़ें। तो ऐसा करते हैं कि कल फिर अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कंसेप्चुअली, तो फिर कल मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट मैथमेटिक्स करूँ मैं, ये ना हो कि फिर दोबारा से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आना। जी जी, अच्छा 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 अच्छा, चलें चलें, उम्मीद है कोई फ़ायदा हुआ होगा। ओके, तो कल फिर ऐसा करते हैं कि 3 चीज़ें हैं जिनका मैं बताना चाहता हूँ। एक श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, अभी हमने वेव मैकेनिक्स नहीं की, अभी तो जिस चीज़ की मैकेनिक्स पढ़नी है वो चीज़ पढ़ी है, चीज़ नहीं मतलब वेव पैकेट पढ़ा है। ठीक है, यानी अभी तो वेव मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं, यानी समझ लें कि 1.5 घंटा हमने साए पे लगाया है। व्हाट इज साए बेसिकली। ठीक है, अब साए के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है एंड हाउ डू यू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस फार्मूलिज्म, ये फिर हम कल जो है इसको करेंगे। और अगर मौका मिला तो मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ हाइड्रोजन एटम और उसके एनर्जी लेवल्स एंड एंगुलर मोमेंटम और स्पिन के हवाले से। तो चले, ठीक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 11:30 बजे स्टार्ट की क्लास स्टार्ट होगी, तो टाइम पे आ जाइएगा।